एपिसोड नंबर 1 जिसका नाम है हिडन इन्वेंटरी। तो दोस्तों ये कहानी 2006 में शुरू होती है जब गोंजो गेतो एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम गेतो को एक सुनसान गली में जाते हुए देखते हैं जिसमें कर्ज स्पिरिट का साया है। और गर्मी के मौसम में इनकी तादाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। गोतो को गली के अंदर एक कर्ज मिलता है जो कि इंसान को खा रहा था। वो तो तुरंत ही अपनी टेक्निक से उस कर्ज को एक शॉर्ट स्विच करके उसे निगल जाता है। दोस्तों गेतो की कस्टर टेक्निक का नाम है गॉड स्पिरिट डिस्प्लेशन। इस पावर से वह किसी भी चीज को एक बॉल बनाकर उसे गायब कर लेता है और फिर गोतो जब चाहे तब उस स्पिरिट को अपने अंदर से बाहर निकाल कर अपने हिसाब से उन्हें कंट्रोल कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। और इसलिए गोतो को सेकेंड ईयर में ही स्पेशल ग्रेड की रैंक दे दी गई थी। यानी गोतो भेगो जितना पावरफुल है। खैर, उस कर्ज को निकलने के बाद ये तो कहता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि इसका स्वाद कितना ज़्यादा घिनौना है। और वो किसी एक दिन की बात भी करता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेड 1 सॉसर में एक और ग्रेड 2 सॉसर लॉरी को, जिन्हें हमें पिछले सीजन में दिखाया गया था, इन दोनों को एक भूतिया महल को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन मिला था। इस घर में एक अमीर आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था जिसके कई सारे रेस्टोरेंट थे, लेकिन पिछले साल आई महामारी में उसका सारा धंधा चौपट हो गया था और कर्जे में डूबने की वजह से उसने अपनी फैमिली के साथ खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद से ही यह अफवाह फैलने कि वो महल भूतिया है, क्योंकि अब तक इंटरनेट आ गया था। फिर कई सारे स्टूडेंट मजे मजे में उस महल के अंदर गए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। अब कोई और इसका शिकार ना बने, इसलिए इन दोनों को वहां भेजा जा रहा था। वहां पहुंचते ही लॉरी कर्टन बनाने लगती है। कर्टन बनाने से आम लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ क्या, लेकिन मैंने उसे मना कर देती है क्योंकि कर्ज महल के अंदर है न कि बाहर। अब ये दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ कचरा पड़ा है। ये सब देख लॉरी थोड़ी देर डर जाती है। अब मैं उसे कहती है कि उन दोनों को अलग अलग फ्लोर पर जाकर खोजबीन करनी चाहिए। वह लोरी को सेकंड फ्लोर पर भेज देती है। लोरी वहाँ के सारे कमरे चेक करती है, लेकिन उसमें कुछ, और थोड़ी देर बाद वह एक दूसरे के सामने ही आ जाती है, क्योंकि यह सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लोर ही था। मैंने बताती है कि वह इसी एग्जैक्ट जगह से 3 बार गुजर चुकी है, यानी कि ये दोनों किसी तरह के लूप में फंस गई थी और वह इस हॉलवे से बाहर नहीं निकल सकती, बिल्कुल जैसे हमने चेन सामान में देखा था। फिर पूछती है कि क्या ये कोई इननेट डोमेन है, जिस पे मैन बताती है कि इननेट डोमेन में आसपास की जगह भी बदल जाती है, यानी कि ये सिर्फ एक जो कि अंदर आने वाले लोगों को फंसा लेती है। और इसी तरह पहले आए लोग यहाँ फंस गए और कर्ज ने उन्हें मार दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कर्ज बहुत कमजोर है, तो उन्हें इस बस बैरियर से निकलकर उस कर्ज को मारना है। मैं लोरी से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब लोरी बताती है कि पहले उसे लगता था कि ये लूप एक सर्कल जैसा है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि एक सीधी लाइन की तरह है जो कि ट्रेन के डब्बों की तरह एक दूसरे से जुड़ती जाती है। तो लोरी के हिसाब से अगर ये लोग बहुत तेजी से एक एक दिशा में भागते हैं तो डिब्बों को जोड़ने का टाइम नहीं मिलेगा और ये लोग बैरियर को तोड़ बाहर निकल जाए, क्योंकि एक साथ भागने की जगह इन दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में भागना चाहिए, जिससे बैरियर और जल्दी टूट जाएगा। अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं और लोरी को लगता है कि वो लोग कामयाब हो रही है, लेकिन फिर बैरियर के साथ साथ ये पूरा मेंशन भी टूट कर गिरने लगता है और लोरी किसी तरह उससे बाहर कूद जाती है। बाहर वो अपनी जूनियर गोंजो को देखती है जो कि उसे बचाने आया था। दोस्तों असल में इन दोनों को बैरियर के अंदर टाइम का पता नहीं लगा और यह दोनों 2 दिन से वहां फंसी हुई थी, इसलिए गोगोजो और गीतो को इन्हें बचाने यहाँ भेजा। गोजो लोरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि रोना बंद करो, अब मैं आ गया। और तभी इस महल का कर्स इसके पीछे प्रकट होता है, जिसके लिए ये तो एक बड़ा सा कर बाहर निकालता है, जो कि उस कर्ज को अपने मुंह में भर, ताकि बाद में गोंजो उसे भी कमजोर कर सके। फिर गोतो भी लोरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गोंजो कमजोरों का मजाक मत उड़ाओ, जिससे लोरी और ज्यादा गुस्सा हो जाती। लेकिन यहाँ एक तीसरी स्टूडेंट भी आई हुई थी, जिसे देख लोरी खुश हो जाती है। ये स्टूडेंट सोको है और इसे भी हमें सीजन 1 में देखा। लोरी शोक ओशो से कहती है कि तुम इन दोनों की तरह बदतमीज मत बनना। मैंने को रियलाइज होता है कि वे दोनों 2 दिन से अंदर थी, तो वे इसकी एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर सकते। गोजो गेतो और शोक में चुप ही रह जाते हैं, क्योंकि वह तीनों की कर्टन लगाना भूल गए थे। इसके बाद सभी लोग जो लौट आते हैं, जहाँ पर इन्हें अपने टीचर या गार्ड से डांट पड़ती है, जो कि
आगे चलकर इस स्कूल के प्रिंसिपल बनते हैं। खैर इन्हें पता चलता है कि वह गोंजो था जो कर्टन लगाना भूल गया था, जिसके लिए उसे सजा मिलती है। अब ये तीनों स्पोर्ट्स रूम में जाकर बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। जो पूछता है कि हमें कर्टन लगाने की जरूरत ही क्या है, जबकि आम लोग ना तो कर्ज को देख सकते हैं और ना ही कर्ज टेक्निक को। गोजो ये भी कहता है कि कमजोर लोगों को बचाना काफी थकाने वाला काम है, जिस पर ये तो बोलता है कि जो 170 का काम ही यही है कि वह आम लोगों की रक्षा करे। गोजो गेतो के आदर्शों का मजाक उड़ाता है, जिससे दोनों में टेंशन बढ़ने लगती है और ये देख सो यहाँ से निकल जाती है। अब ये तो गोंजो से लड़ने के लिए एक घर से बाहर निकलता है और उसे कहता है कि चलो ये मामला बाहर चलकर निपटाते हैं। लेकिन तभी टीचर यागा यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर दोनों दिखावा करते हैं कि वे तो बस कसरत कर रहे थे। यागा बताता है कि इन दोनों को एक नए मिशन पर भेजा गया है। जैसे कि हमें पता है कि सीजन 1 में बताया गया था कि स्कूल में एक 1000 साल पुराना सॉसर है जिसका नाम है मास्टर टेल, जिनकी खस टेक्निक के कारण वह अमर है। लेकिन उसका शरीर फिर भी बूढ़ा होता रहता है और हर 500 साल के बाद उन्हें अपने शरीर को बदलकर टेक्निक को रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उनकी टेक्निक उनके बूढ़े शरीर को चेंज करने लगती है, जिससे वे खुद को कंट्रोल खोकर इंसानियत के लिए खतरा बन सकते हैं। और इस बार टेन जिसके साथ अपना शरीर मर्ज करने वाला है वो एक लड़की है, जिसे ये लोग स्टार प्लाज्मा वेजल कहते हैं। इनका मर्ज 2 दिन के बाद होगा, तो गोंजो और गीतो का काम होगा इस वजल को सही सलामत यहाँ स्कूल में लेकर आना, क्योंकि उस वजल की लोकेशन लीक हो गई है और 2 ग्रुप्स है जो कि इनके पीछे पड़े हुए हैं। पहला ग्रुप है क्यों, जिसमें कुछ कर्सिव सर हैं जो चाहते हैं कि टेन जेन इंसानियत के लिए दुश्मन बन जाए। दूसरा ग्रुप है टाइम वेजल एसोसिएशन, जो कि टेन जिन की गॉड की तरह पूजा करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि टेंच किसी से मर्ज करे, क्योंकि इनसे उनकी पवित्रता खराब हो जाएगी। और यहाँ इस ग्रुप में एक भी कर्ज यूसर नहीं है। और इसके बाद गोजो और ये तो उस होटल के पास जाते हैं जहाँ वह वेजल को रखा गया था। ये तो अकेले ही अंदर जाता है और गोजो बाहर ही निगरानी रखता है। दोनों फोन पर बात कर रहे थे, जिसमें गोजो घमंड दिखाते हुए बोलता है कि हमें क्या दिक्कत हो सकती है, आखिरकार हम दोनों सबसे पावरफुल हैं। जो सुनेगा तो उसे समझाता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है और अपने सीनियर से थोड़ा तरीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में उनकी मुलाकात मास्टर टेन से भी हो सकती है। इसके बाद गोतो उस कमरे में डोरबेल बजाता है और अंदर से एक लड़की जवाब देती है कि वो आ रही है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। ये तो एक कर्स्ड स्पिरिट को कवच की तरह यूज कर खुद को बचा लेता है और देखता है कि लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी। इसके बाद तो गेतो उड़ने वाले स्पिरिट से बाहर निकलता है और उस लड़की को हवा में ही पकड़ लेता है। यह धमाका क्यों ग्रुप के सोल्जर कोकुन ने करवाया था। वो देखता है कि उस लड़की को गेतो ने बचा लिया है। इधर गोंजो पर भी एक सोल्जर ढेर सारे चाकू फेंकता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि गोंजो के आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड है जिससे गोंजो को कुछ भी नहीं होता है। यह सोल्जर गोंजो को पहचान लेता है क्योंकि उसने गोंजो के नाम के काफी चर्चे सुने थे और वह गोंजो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। गोंजो इसके लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि वह इस सोल्जर को तब तक नहीं मारेगा जब तक वह उससे रहम की भीख न मांग ले। पास ही की एक बिल्डिंग में हमें 2 लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है। इनमें एक आदमी कौन बताता है कि उनके ग्रुप टाइम वेजर एसोसिएशन में कोई कर्सिव सर नहीं है जो उससे लड़ सके, लेकिन उनके ग्रुप के पास पैसा बहुत सारा है, इसलिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था उस लड़की को मारने के लिए। कॉन्ग इस किलर को जेन नाम से बुलाता है। ये किलर कहता है कि उनका नाम जेन इन नहीं है बल्कि फूसी गिरो है और वह उनका ये काम जरूर कर देगा। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।